शाम के 4 बजे हैं, रात 8 बजे जैसा अंधेरा छा रहा है। टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री है, पर 48 डिग्री का एहसास करा रहा है। गर्मी में बारिश है, बसंत में हीट वेव और सर्दी में गर्मी का एहसास। उत्तर भारत के राज्यों में हीट वेव का दौर है, तो दक्षिण भारत में बारिश हो रही है। पहाड़ों में कई जगह मई के महीने में ठिठुरन बढ़ रही है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो मौसम की पारंपरिक समझ को चुनौती दे रहा है। एक तरफ फरवरी मार्च जैसे महीनों में हीट वेव्स का सामना, तो दूसरी तरफ मई जैसे गर्मियों के महीने में जबरदस्त बारिश, ओले और तूफान। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं सनसेट टीवी विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज की। भारत का एनवायरमेंटल पैटर्न एक परिवर्तन के दौर में है और इसके प्रभाव कृषि, स्वास्थ्य, जल संसाधन और पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर साफ नजर आ रहे हैं। आज की चर्चा में हम बात करेंगे बदलते मौसम के रुझान, मॉनसून पर एनसो और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव और उन रणनीतियों की जो भारत को जलवायु परिवर्तन के सामने सक्षम बना सकती हैं। इस चर्चा में हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं शालू अग्रवाल जी, डायरेक्टर प्रोग्राम्स, काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। आप जलवायु नीति और जल प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा जी। आप स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज जेएनयू से हैं और पर्यावरणीय अध्ययन और जलवायु परिवर्तन पर शोधकर्ता हैं। और हमारे साथ तीसरे बेहद खास मेहमान हैं द साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जी, महानिदेशक IMD, भारत मौसम विज्ञान विभाग। आप भारत के प्रमुख मौसम वैज्ञानिक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर महापात्र जी आपसे। आपने देखा ही है कि भारत में हाल ही के महीनों में मौसम का जो मिजाज है वो बिल्कुल बदला है। ये जो पैटर्न रहा है, जैसे मार्च में हीट वेव्स, मई में बारिश, आपको क्या लगता है ये सामान्य है, नॉर्मल है या ये कोई नया ट्रेंड है? नॉर्मली आप देखेंगे जी कि मई महीने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है और नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव कंडीशन भी डेवलप होता है। लगभग 3 से 5 डेज तक हीट वेव कंडीशंस नॉर्मली देखने को मिलता है, मगर ईयर टू ईयर वेरिएशन होता है। और जैसे हम इस साल देख रहे हैं, आप सटीक से बताया, मार्च और अप्रैल महीने में हम ज्यादातर हीट वेव देखने को मिला और मई महीने में अभी ऐसे ही हीट वेव डेवलप हुआ नहीं, सिर्फ राजस्थान को छोड़ के। राजस्थान में हीट वेव, सीवियर हीट वेव कंडीशन डेवलप हुआ है और अभी भी हीट वेव कंडीशन चल रहा है। और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 27 तक राजस्थान के कुछ हिस्से, उसके साथ साथ हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्से में भी हीट वेव कंडीशंस डेवलप हो सकता है और चालू हो सकता है। और जैसे आपने बताया कि जो ईयर टू ईयर वेरिएशन होता है और मंथ टू मंथ वेरिएशन भी होता है, इसका वजह यही होता है कि जो वेदर सिस्टम डेवलप होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक सीजन के अंदर और एक साल से दूसरे साल जब हम जाते हैं परिवर्तन होता है। इस साल जैसे आप बात करें तो मई महीने में कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया और एडजेंट सेंट्रल इंडिया को प्रभावित कर रहे हैं। इसकी वजह से रेगुलर इंटरवल पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल रहा है और जब थंडरस्टॉर्म होता है तो रेनफॉल होता है, लाइटनिंग होता है, स्क्वाली और गस्टी विंड्स होता है, डैमेजिंग विंड्स। इसके साथ साथ कभी कभी ओलावृष्टि भी होता है, जैसे हम देख रहे हैं। और थंडरस्टॉर्म जब हो जाता है, डायरेक्टली टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस फॉल हो जाता है। इसलिए थंडरस्टॉर्म की वजह से जो हायर टेम्परेचर या हीट कंडीशन डेवलप कुछ एरिया में होता है, तो इसमें राहत मिल जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस साल हो रहा है मई महीना में जी। और बदलाव की बात करें, जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और इसके प्रभाव में हीट वेव का फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी बढ़ रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में
बिल्कुल। इवन ये एक्सटेंड हो रहा है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला को। और इसके साथ साथ टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। पूरी देश का एवरेज टेम्परेचर लेंगे तो लगभग 0.67 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है पास्ट 100 ईयर्स में। और दोनों मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर भी राइज हुआ है। बिल्कुल। इसके साथ साथ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाता है, 7% रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाता है। सो जो ग्लोबल इम्पैक्ट बोलिए कि इंडिया के ऊपर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट बोलिए, इसके प्रभाव में ऑन द लॉन्ग रेंज से 1970 से डाटा देखेंगे पास्ट 20 ईयर्स का, ऑन द लॉन्ग रेंज आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है दोनों डे एंड नाइट, और आपका ह्यूमिडिटी भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो सिर्फ टेम्परेचर कंडीशन जो हीट वेव कंडीशन बताते हैं इसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इसके साथ साथ वार्म नाइट कंडीशन जब डेवलप हो जाता है इसका इम्पैक्ट ज्यादा एडवर्स हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर महापात्र, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, इसका जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन है, मौसम का मिजाज बदल रहा है। तो डॉक्टर अमित कुमार मिश्र जी, आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक रिसर्चर हैं, ये जो बदलाव हम देख रहे हैं क्या इसका सीधा संबंध सिर्फ जलवायु परिवर्तन से है या इसके पीछे कोई और कारण भी है? नमस्कार। जलवायु परिवर्तन एक, जैसे सर ने अभी बताया, बहुत बड़ा कारण, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में देखेंगे कि आप लंबे समय में अगर आप देखेंगे, जैसे ह्यूमिडिटी हुआ, टेम्परेचर हुआ, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स की आप बात करें अगर इंडिया में, अगर पिछले साल का अगर हम डेटा लें तो लगभग मोर देन 90% डेज ऐसे हुए हैं जो कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में कोई ना कोई एक्सट्रीम क्लाइमेटिक एक्टिविटीज हुई है। या तो वो हमारे आंधी तूफान चले हों, या तो बादल का फटना हो, या तो फ्लड हो, या ऐसी बहुत चीजें हैं। लेकिन अगर आप केवल सिटी पे आएंगे तो जैसे कि दिल्ली जैसे सिटी में अगर हम बात करें, और आज तो काफी राहत है कल की बारिश के बाद, नहीं तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे जो कि टेम्परेचर तो 40 को क्रॉस नहीं किया, लेकिन टेम्परेचर फील हो रहा था जैसे वो 48 हो, 50 हो। तो उसका सीधा संबंध है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो जो फीलिंग टेम्परेचर है, क्योंकि हमारा बॉडी का एक अपना, हमारे शरीर का एक अपना मैकेनिज्म होता है कूल करने का, और अगर सामान्यतः अगर मॉइस्चर बढ़ जाता है वातावरण में तो हम स्वेटिंग नहीं कर पाते, और उससे हमारा क्या होता है, हीट जो कंटेंट है बॉडी का बढ़ जाता है। तो ये एक और कारण है जो कि इसको बढ़ा रहा है, जिससे लगता क्या है कि हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रह रहे हैं। इसके अलावा एक अर्बन हीट आइलैंड का इम्पैक्ट आपने सुना होगा ना, जो कि अर्बन कंक्रीट जंगल्स जो हम लोग कह रहे हैं। आजकल हम लोग जब रहते हैं तो यहाँ की जो मॉर्फोलॉजी है, अगर आप देखेंगे जो हमारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनके जो मटेरियल्स हैं, उनका हीट कंटेंट की कैपेसिटी एक अलग चीजें हैं, जो कि और ग्रीनरी कम हो गई है। और इनकी वजहों से भी आप देख सकते हैं कि बहुत से, मतलब पूरे विश्व में जो एक अर्बन हीट आइलैंड का फिनोमिना है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जब इसको आप जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़ती हैं, और तब अगर आप अर्बन एरियाज में अगर आप देखते हैं कि एक्सट्रीम इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो केवल और केवल टेम्परेचर के लिए ही नहीं, एक्सट्रीम कोल्ड इवेंट्स भी बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम रेन फॉल्स भी बढ़ रहे हैं, ड्रॉट के कंडीशंस भी बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि थंडर स्टॉर्म्स के कंडीशन, लाइटनिंग के कंडीशन, तो ऑल ओवर, मतलब इंडिया, अगर आप पिछले 4 साल का डेटा देखेंगे तो इन सारी की सारी जो भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं, इनमें सब में वृद्धि ही हो रही है। और इस बार तो और दूसरा एक और चीज है, जैसे सर ने बताया रहा था कि हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ है। जैसे नॉर्मली ये हमारा कंडीशन जो है मई का ड्राई कंडीशन में आता है, ड्राई एंड हॉट, लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाता है, इसके कारण आने से क्या हो रहा है, एक ह्यूमिडिटी को हम सप्लाई कर रहा है, और ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट भी हमको 50 कर लगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल एक्सट्रीम नज़र आ रहा है। ऐसे में शालू मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नीति निर्माण के स्तर पर ये जो बदलते पैटर्न है, इसे कैसे समझा जाए और कैसे समाहित किया जाए, क्योंकि क्या हमारे पास पर्याप्त डाटा है या रिस्पॉन्स सिस्टम है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है हमारे लिए इस बदलते पर्यावरण को समझने के लिए। तो जब हम नीति की बात करते हैं तो पहला स्टेप होता है कि हम समझे कि ये चेंज कितना जल्दी हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है, और उन राज्यों को, उन जिलों को, उन तहसीलों को
बेटर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि वो आने वाली आपदा के लिए पहले से प्रिपेयर रहें, सिर्फ आपदा के समय रिस्पॉन्ड ना करें बट पहले से प्रिपेयर करें। तो मैं अगर कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँ, जैसे CW पिछले 4-5 सालों से हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी कर रहा है एंड ऑफ कोर्स IMD बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है थ्रू वेदर स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री। और हमने जैसे पिछले 40 साल का डेटा स्टडी किया कि कैसे वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो मैं 2 स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहूंगी कि हमने देखा कि अगर हम बारिश की बात करें, रेनफॉल की बात करें, तो लगभग 55%, लगभग आधे से ज्यादा तहसीलों में बारिश की जो मात्रा है वो बढ़ी है अगर हम पिछले 10-15 साल देखें। और लगभग 11% तहसीलों में ये थोड़ा कम हुआ है। और जहां और हम ये भी देख रहे हैं कि जिन जिलों में, जिन तहसीलों में पहले बाढ़ ज्यादा आती थी, वहां पे सूखा भी आना शुरू हो गया, और जिन जगहों पे सूखा ज्यादा होता था वहां पे बाढ़ आना शुरू हो गया है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो जिला प्रशासन है, जो स्टेट्स हैं, उनको ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है उनको अपने प्रशासन को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि वो नई तरीके की प्रॉब्लम्स को डील कर सकें। जो किसान है, अगर उनको आदत थी अभी तक ड्रॉट्स की, उनको सूखे की आदत थी, उनको बाढ़ की आदत नहीं थी, तो इन सब का हमारी फसलों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब का हमारी जिस तरीके से हम घर बनाते हैं उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इनफैक्ट हीट की बात की अमित जी ने और मोहापात्रा जी ने, और इसमें भी हमने देखा, हमारी जो एक लेटेस्ट स्टडी है, कि लगभग 60% जिलों में पिछले 10 साल में, मतलब हीट जो इनकी जो हीट रिस्क है, हीट रिस्क मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड रिलेटेड ह्यूमिडिटी। क्योंकि जब ये भी इन्होंने समझाया कि जैसे जब मॉइस्चर बढ़ता है तब हमें गर्मी का एहसास ज्यादा लगता है, इसलिए हमें टेम्परेचर चाहे कम हो हमें फील ज्यादा होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि लगभग 60% जो जिले हैं वहां पे हीट रिस्क हाई या बहुत हाई है। और लगभग 70% जिलों में अब हमने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया है कि 5 से अधिक वार्म नाइट्स होती हैं। और वार्म नाइट्स सिर्फ कहने वाली बात नहीं, वार्म नाइट्स ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके शरीर को ठंडा होने का मौका ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, वार्म नाइट्स की आप बात कर रहे हैं मैम, बिल्कुल हीट वेव्स जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर महापात्र, आपसे समझना चाहूँगी, IMD की एक जो टर्मिनोलॉजी है, अभी तक हम ये समझते थे न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान, हम ये समझते थे कि दिन का तापमान इतना है, रात्रि का तापमान इतना है, लेकिन अब एक नई टर्मिनोलॉजी ऐड हो गई है। 38 टेम्परेचर है, तापमान 38 है, लेकिन महसूस 42 हो रहा है, महसूस 45 हो रहा है। तो IMD की तरफ से जो क्लाइमेट फोरकास्टिंग है उसमें क्या नए टूल्स या क्या रणनीतियां अपनाई गई हैं, कैसे समझें इसे? बहुत बहुत धन्यवाद शालू जी से और अमित जी से। उन्होंने जो मुद्दा के जिक्र किए हैं कि ह्यूमिडिटी का रोल और वार्म नाइट का रोल, इसको देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग रिसेंट ईयर्स में वार्म नाइट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसका फोरकास्ट भी दे रहे हैं अगले 5 दिन के लिए। वार्म नाइट ऐसे होता है जो नाइट में टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। और जो ह्यूमिडिटी को बात कर रहे हैं, हम ह्यूमिडिटी को मॉनिटर कर रहे हैं और फोरकास्ट भी दे रहे हैं। डे का जो मिड डे टाइम होता है 2:30 बजे इतना ह्यूमिडिटी होता है, इसका हम पूर्वानुमान कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना ही, मगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को लेकर एक इंडेक्स हम डिफाइन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स, जो है कि फील लाइक टेम्परेचर। जैसे आपने बताया 42 डिग्री सेल्सियस है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो टेम्परेचर कितना होगा, 48 होगा कि 50 होगा। और ह्यूमिडिटी जब कम हो जाता है तब टेम्परेचर भी कम लगता है, माने 42 भी 40 हो सकता है। सो जैसे भी हो, इसका फील लाइक टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर रहे हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, और इसका पूर्वानुमान फॉर नेक्स्ट 5 डेज भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और ये सभी पूर्वानुमान ना सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, मगर ये सब इंडिसेस जैसे फील लाइक टेम्परेचर, वार्म नाइट, सीवियर कंडीशंस, ये सभी का भी जानकारी हम एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म में वेब जीआईएस में उपलब्ध कर रहे हैं, जैसे कि लोग इसको वेबसाइट देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं पूर्वानुमान को अपने जिले के साथ और अपने ब्लॉक के साथ। और एक हम एक कदम उठाए कि ये सभी इंफॉर्मेशन में आप मोबाइल ऐप में अवेलेबल है। ये आप मोबाइल ऐप में आप जानकारी ले सकते हैं, जहां पे आप खड़े हैं वहाँ टेम्परेचर कितना है, क्लाउडी कंडीशन कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, और अगले 10 दिन का फोरकास्ट इसमें भी अवेलेबल होता है।
हर घंटे का फोरकास्ट, हर 3 घंटे का फोरकास्ट, हर 6 घंटे का फोरकास्ट, ऐसे अप टू 10 डेज फोरकास्ट हम देते हैं। जी। दूसरा बात है तो परसिस्टेंस है। जैसे एक दिन के लिए हीट वेव हुआ, इसका ज्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। जब हीट वेव कंटिन्यू करता है, इसलिए हम एक परसिस्टेंस फोकस, कितना दिन हीट वेव परसिस्ट कर रहा है और कितना दिन हीट वेव परसिस्ट करेगा, इसका पूर्वानुमान हम दे रहे हैं। फिर ये सभी जो पैरामीटर हमने आपसे डिस्कस किया, इसको लेकर हम एक कंपोजिट इंडेक्स बना रहे हैं, जिसको लेकर इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट और रिस्क बेस्ड वार्निंग दे रहे हैं। यानी ईच डिस्ट्रिक्ट को हम ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर कोडिंग करके बता रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है, और एक मैट्रिक्स हम डेवलप किए हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे कि पशुओं के ऊपर, ह्यूमन बींग के ऊपर, बिल्कुल, फॉरेस्ट के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, अर्बन एरिया के ऊपर, ये सब इम्पैक्ट इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, जिसको लेकर हम डिस्ट्रिक्ट को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट में अभी हीट वेव चल रहा है, हीट वेव चलने वाला है, इसका इम्पैक्ट ऐसे हो सकता है। इसके बाद जो एनडीएमए का गाइडलाइंस आया है, इसमें जो डूज एंड डोंट्स दिया गया, हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको भी इसमें भी इंक्लूड किया गया है। इसलिए ये कंप्लीट पैकेज जैसे लक्ष्य यही रहा है, कंप्लीट पैकेज जैसे कोई सिटी या कोई डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन बनाया जाए, जिसको लोग आसान से एक्सेस करें और ये एक्यूरेट भी रहे और इजीली अवेलेबल हो, इसको लोग एक्शनेबल आइटम जैसे व्यवहार कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महापात्रा सर। मैं डॉक्टर अमित मिश्रा जी के पास आऊँगी। आपने बात की थी शहर में कंक्रीट के कारण हो रही हीट की, जिसके कारण शहरी और ग्रामीण स्तर पर हम अलग अलग मौसमी बदलाव देखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में लगातार सूखे की स्थिति की, तो आपका वैज्ञानिक आंकलन क्या कहता है इस पर, डॉक्टर मिश्रा? अगर पिछले 10 वर्षों को या 20 वर्षों को देखा जाए तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। अभी तक हमने हमेशा सुना हुआ था कि चिरापूंजी जो था वो सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन आज के पिछले 4-5 वर्षों में आपने देखा होगा वो बदल गया है। उसी तरह हम लोग जानते हैं कि जैसे राजस्थान या जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है हमारा, वो कम पानी के लिए, अभी भी वो कम पानी है, लेकिन अगर आप पिछले 10 से 20 वर्षों का अगर आप डेटा उठाते हैं, बारिश का केवल डेटा उठाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बारिश का बढ़ना शुरू हो गया। और उसके विपरीत जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वहां पे बारिश घट रही है। और यही नहीं, आप ग्लोबल वार्मिंग और रीजनल स्केल की, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के भी कई रिसर्च पेपर आए हैं जो उन्होंने बताया है कि बिकॉज ऑफ द मतलब जो जलवायु के परिवर्तन है, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे बादल हैं, बादल के बनने की, छोटे बादल बनते हैं, बड़े बादल बनते हैं, ऊंचाई वाले बादल हैं, मध्य बादल हैं, नीचे स्थल के बादल, इन सारी बादलों में भी बड़ी चेंजेस देखने को मिल रही है। तो अगर मैं 20 साल का डेटा कहूं तो मैं 20 साल के डेटा पे ये कह सकता हूं कि जो पहले जो वो राज्य भारत के जो कि सूखों में आते थे, वो आने वाले 10-15 वर्षों में आप देखेंगे कि वो ग्रीनरी की ओर जा रहे हैं। और ये राजस्थान में अगर आप 5 साल का भी डेटा उठाइए तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान इज मतलब वो रीजन जहाँ पे सूखा पड़ता है तो वहाँ बाढ़ आने लगी है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली जलवायु परिवर्तन, और जब हम जलवायु परिवर्तन करते हैं तो एक चीज देखना चाहिए कि यहाँ पे 2 फोर्सेज हैं। एक लार्ज स्केल फोर्स है जो कि जलवायु परिवर्तन के थ्रू आ रही है, उसके अलावा हमारे पास रीजनल फोर्सेज भी हैं, जैसे पॉल्यूशन। एक पॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है इस एक्सट्रीम इवेंट्स में, चाहे वो शहरों में हीट वेव को लेके हो, या चाहे वो बादल का बनना हो, या चाहे वो बरसात की बात हो। तो पॉल्यूशन का भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, और उसका भी हम लोग देख रहे हैं कि रीजनल स्केल पे ये एक्चुअली compete कर रही हैं ग्लोबल स्केल, मतलब ग्लोबल स्केल फोर्सेस से। बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा, आपने कहा रीजनल स्तर पर ये इम्पैक्ट कर रही हैं। यही मैं पूछना चाहूंगी शालू अग्रवाल जी आपसे, स्थानीय स्तर पर, रीजनल लेवल पर अगर मैं बात करूं जैसे जिलों या पंचायतों में, तो क्लाइमेट रिस्क और मैपिंग और अडेप्टेशन प्लान्स ये कितने कारगर हैं? आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। एंड क्योंकि ये जो वेरिएबिलिटी है, ये मौसम चेंज हो रहा है और हर जगह एक अपना प्लान बनाना पड़ेगा इस
चेंजिंग पैटर्न को डील करने के लिए। तो हमने ये देखा है, मतलब लगभग 200 से ज्यादा सिटीज ने ऑलरेडी हीट एक्शन प्लान्स बनाए हुए थे पिछले 10 सालों में। काफी इस पे काम चालू हो चुका है, पर जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, रिसर्च बेटर हो रही है, तो वो हीट एक्शन प्लान्स को भी हमें अपग्रेड करने की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि हमने हीट पे प्लानिंग की है, ऐसे ही हमें हर आपदा के ऊपर डेडिकेटेड प्लानिंग करनी होगी। और मतलब मैं अगर कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँ कि दूं अगर कि कैसे सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग लेवल्स पे सारी सरकारें नीतियां और प्लान्स को लेके आ रहे हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली भारत सरकार ने ये स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड है, उसकी डेफिनेशन को अपग्रेड किया और उसमें राज्यों को अलाउ किया कि वो हीट से रिलेटेड भी एक्सपेंडिचर उसमें कर सकते हैं। तो अब स्टेट्स के पास में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टमेंट करें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे कि लोगों को हीट से बचाया जा सके। ये जैसे एक एग्जांपल हुआ। सिमिलरली स्टेट्स, राज्यों की बात करें तो अब राज्य पहले कुछ टाइम पहले तक उनका सारा फोकस होता था कि जब कोई आपदा आएगी तभी हम उस पे फोकस करेंगे। अब बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, राज्य अपने अपने स्तर पे नीतियां बना रहे हैं कि कैसे हम पहले से ही आपदा को डील करने के लिए लोगों की कैपेसिटी बढ़ाएं, अपने सिटीज की कैपेसिटी बढ़ाएं। और इसके लिए फॉर इंस्टेंस आई थिंक तेलंगाना में कूल रूफ पॉलिसी आया है, और उसमें क्या होता है कि हम बड़े बड़े स्तर पे घरों का जो छत है उस पे व्हाइट कलर का पेंट लगा रहे हैं, टाइल्स कर रहे हैं, जिससे कि हीट रिफ्लेक्ट हो और घर के अंदर टेम्परेचर कम बढ़े। क्योंकि अगर आपको पता होगा अभी इंडिया में सिर्फ 30% लोगों के पास एसी या कूलर है, तो लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास में एसी कूलर नहीं है। तो वो लोग इतनी हीट से कैसे बचेंगे? तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन चाहिए। अगर कंज्यूमर्स अपने घरों को ऐसे बनाएंगे कि हीट कम अंदर जाए, अगर वो एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करेंगे, तो इन सब से ही लगभग 25% बिजली का कंजम्पशन यूज होगा। मतलब कहीं ना कहीं एक कदम हमें ही बढ़ाना होगा। एज अ कंज्यूमर हमें समझना होगा हमारी ड्यूटी क्या है, और प्रकृति की ओर कदम बढ़ाना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी यहाँ बन जाती है। मेरा सवाल आपसे रहेगा डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जी, एनसो न्यूट्रल स्थिति में भी आईएमडी ने सामान्य से अधिक मानसून की भविष्यवाणी की है। इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक आधार है? जी, उस आधार के बारे में जानना चाहेंगे सर। जी, मानसून एक लार्ज स्केल प्रोसेस है और ये बहुत सारे लार्ज स्केल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। एक पैरामीटर होता है कि एनसो, जैसे बताया आपने, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जो कि अभी न्यूट्रल कंडीशन में है। दो एनसो न्यूट्रल कंडीशन में है, मगर इसका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है ना, इसमें दो पार्ट होता है। ये कपल्ड प्रोसेस होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है और एल नीनो या ला नीना ओशन पर डिपेंड करता है। और दोनों का कॉम्बिनेशन को हम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। जो ओशन पार्ट है वो तो कंप्लीटली न्यूट्रल कंडीशन है, मगर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो कंप्लीटली न्यूट्रल कंडीशन नहीं है, इसमें वेरिएशन थोड़ा है। सो इसको हम नजर में रखे हैं। दूसरा बात है कि मानसून रेनफॉल जो जून टू सितंबर में होता है, वो पास्ट महीना का जो दिसंबर से मार्च में जो हिमालयन स्नो कवर होता है, यूरेशियन स्नो कवर होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो स्नो कवर होता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और इस पर हम देखेंगे दिसंबर से मार्च जो स्नो कवर है नॉर्मल से कम है। जब स्नो कवर कम होता है इस एरिया में, वहां टेम्परेचर हायर होता है। जब टेम्परेचर हायर होता है, जैसे सी ब्रीज में लैंड ज्यादा हॉट होता है तो सी से लैंड की तरफ ज्यादा विंड फ्लो होता है। यहाँ मानसून में भी जब इस एरिया में यूरेशियन स्नो कवर कम हो जाता है, टेम्परेचर वहां ज्यादा होता है, तब सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ क्रॉस इक्वेटोरियल विंड फ्लो ज्यादा होता है और मानसून एक्टिव होता है। सो यानी स्नो कवर कम होगा तो मानसून बेहतर होगा, स्नो कवर ज्यादा होगा तो मानसून बेहतर नहीं होगा। इस साल स्नो कवर एरिया जो है कम है, इसलिए ये फेवरेबल कंडीशन है मानसून को पॉजिटिव माने ज्यादा रेनफॉल कराने के लिए। तीसरा बात ये है कि जस्ट लाइक एनसो, हमारा यहाँ एक इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशन है, तो इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशन भी न्यूट्रल कंडीशन है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जी, डॉक्टर मिश्रा आपके पास आऊँगी मैं, क्योंकि आप शोधकर्ता हैं, और जब भारत की बात आती है पूरे विश्व के सामने, भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म,
बसंत, वर्षा, शिशिर, शरद और हेमंत। और एकमात्र देश होने के कारण ये सभी ऋतुओं को यहाँ के लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन बदलते मौसम के मिजाज के चलते क्या ये जो ऋतुएं हैं ये विलुप्ति की कगार पर हैं? कैसे देखें इसे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। कि अगर आप देखेंगे कि अब सर्दी उतनी सर्द नहीं रह गई जी। और गर्मियों में भी आप देख रहे हैं कि गर्मी मतलब जो इवेंट्स हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब जो एक डेफिनेशन हम देते हैं किसी भी ऋतु का वो कुछ पैरामीटर्स पे देते हैं। अब आज तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन आने वाले समयों में शायद हमें उस डेफिनेशन को बदलने की जरूरत पड़ेगी। और इसका अगर भविष्य में क्या हो सकता है, अभी के जो रिसर्च तो ये कह रहे हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। पश्चिमी विक्षोभ का। अगर हम पूरे इसके इतिहास में जाएंगी तो ये एक सीजनल फिनोमिना हुआ करता था जो कि केवल और केवल हमारी सर्द ऋतु के साथ जुड़ा हुआ था। सर्दियों में जो हमारे पास बारिश होती थी और खासकर कश्मीर और ऊपरी नॉर्थ वेस्ट रीजन पे और नॉर्थ रीजन पे जी। वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों में आपने देखा है कि पश्चिमी विक्षोभ का जो सामयिक दायरा काफी बढ़ गया है। अब वो आपको जुलाई तक उसके इम्पैक्ट है जून और जुलाई तक दिखते हैं। और ना केवल समय ही नहीं, उसमें अगर उसका आप उसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखेंगी वो भी काफी बढ़ गया। वो मतलब बिहार तक, वेस्ट बंगाल तक पहुंच जा रही, मतलब बिहार तक उसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये एक उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ कि एक जो वेदर का एक फिनोमिना है जो कि केवल एक ऋतु के लिए थी, अब वो एक्सपेंड होकर 6 से 7 महीने हो जाए। जी जी डॉक्टर मिश्रा, वेदर का जो फिनोमिना है वो बदल गया है जैसा कि आप बता रहे हैं कि निश्चित रूप से कदम जरूर उठाना होगा लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी भी बन जाती है। क्लोजिंग रिएक्शंस आप सबके लेना चाहूंगी बहुत जल्दी। सबसे आशाजनक रास्ता आपको क्या नजर आता है डॉक्टर महापात्रा? आशाजनक मैंने हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे हमारा सामाजिक और आर्थिक प्रगति हो रहा है, हमारा जो मौसम और जलवायु का पूर्वानुमान ज्यादा से ज्यादा सटीक हो रहा है। लोग इसको इस्तेमाल करें, एडॉप्ट करें और जो अर्ली एक्शंस का स्टेप्स लिया जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट के जरिए इसको भी अपनाएं और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ हम एक कदम उठाए जैसे कि हम ये जो चेंजिंग क्लाइमेट को रोक सकें। बिल्कुल जैसे कोई 3-4 कंसेप्ट है तो हम एक श्रृंखलित जीवन साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? आशाजनक रास्ता? मेरा मानना है कि केवल हम सरकारों पे और एजेंसियों पे ही न निर्भर रहें। एज ए इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का एक रोल होता है समाज में और उसका हमारा एक जलवायु के प्रति भी एक अपना उत्तरदायित्व है कि हम अपने जीवन शैली में छोटे छोटे चेंजेस क्या ला सकते हैं जिससे हम एक सस्टेनेबल लाइफ की ओर जाएं। और मुझे लगता है कि अगर ये कम्युनिटी लेवल पे और देश लेवल पे आ जाएगा और वो पूरे विश्व में आएगा तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। बिल्कुल, कदम हमें बढ़ाना होगा पर्यावरण की ओर। शालू मैम, आपका क्लोजिंग रिएक्शन क्या रहेगा? आशाजनक रास्ता क्या है? मैं कहना चाहूंगी कि हमने जो प्रधानमंत्री जी ने मुहिम जारी की थी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ मिशन लाइफ, जी जी, यस, मिशन लाइफ, हमें उस सब में हमें उसके साथ जुड़ना रहेगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी, कम्युनिटी लेवल पे भी और सरकार के लेवल पे भी। और तीनों को मिलके काम करना पड़ेगा कि हम बेटर प्लान कर सकें और इंडस्ट्री और लोग भी जुड़ के अपने लोकल स्तर पे ग्रीन कवर बढ़ाएं, हम कूल शेल्टर्स बनाएं, हम हीट स्ट्रोक वार्ड बनाएं, हम अपने आप को जागरूक भी रखें और अपने जो हमारे एक्शंस हैं उनको भी नेचर और एनवायरनमेंट से जोड़ कर रखें और तभी हम इसको हम स्मूथली पार कर पाएंगे। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों को जन जन के लेवल तक लाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का। आपने बदलते पर्यावरण पैटर्न को समझने में हमारी गहरी दृष्टि बढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि चर्चा से स्पष्ट है कि पर्यावरण अब केवल वैज्ञानिक या नीतिगत विषय नहीं रहा, यह हर नागरिक का मुद्दा बन चुका है। मौसम के बदलते तेवर हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अब सोचने का नहीं, सामूहिक रूप से कार्रवाई करने का समय है।
हमें विज्ञान, नीति और जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इन तीनों के संतुलन से ही आगे का रास्ता बनेगा। ध्यान रहे, मौसम अब सिर्फ पूर्वानुमान नहीं, हमारी जिंदगियों का अहम दिशा निर्देशक बन चुका है। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।